राज करना है करो, आग लगाया न करो। राज करना है करो, आग लगाया न करो। धर्म के नाम पर हम लोगों को लड़ाया न करो। हम लोगों को लड़ना बंद कर देंगे, अपनी समस्याओं के बारे में सोचने लगेंगे, देश तरक्की करेगा, देश 5 ट्रिलियन इकानमी बन जाएगा, देश विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन लड़ करके देश विश्व गुरु नहीं, विश्व शिष्य भी नहीं बन पाएगा। इस बात सत्य में एक बहुत इनकन्वीनियंट आदत है, वो निकलता है 70 साल बाद, 100 साल बाद आप उसे दबा नहीं सकते। कि वे आए और अपने व्याख्यान से हम सभी को लाभान्वित करें। सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। धन्यवाद संचालक महोदय। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आरिफ सर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर साहिब सर, इस महाविद्यालय के प्राचार्य, हम लोगों के बड़े भाई प्रोफेसर रमेश चंद्र यादव सर, प्रोफेसर आरपी यादव सर, प्रोफेसर घनश्याम मिश्रा सर, प्रोफेसर किरण मैडम और हमारे अन्य महाविद्यालय के सहयोगी गण, प्राध्यापक गण, प्रिय छात्राओं और छात्रों, अभी इस विषय की स्थापना बालकेश्वर जी ने रखी। बहुत सारा पहलू उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। विषय क्या है, क्या जानना है, क्या सीखना है और क्या सीख करके आगे जीवन में अपनाना है, इसकी तरफ उन्होंने संकेत कर दिया है। फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ बातें जोड़ूंगा। जहां आपको लगे कि यह बात उचित नहीं है, वहां आप प्रश्न कर सकते हैं। उसके लिए अलग से समय मिलेगा। शायद व्याख्यान में इस तरह की बात रखी जानी चाहिए। अब मैं आपके इस टॉपिक पर कुछ बात जो कहना चाह रहा था वह यह है कि टॉपिक है भारतीय संस्कृति और उसके साथ जुड़ा है ऐतिहासिक दृष्टि। टॉपिक देख करके मुझे लग रहा था कि दोनों एक ही है या दोनों एक नहीं है। मैं दूसरे पक्ष की तरफ ज्यादा अपने को पाया कि भारतीय संस्कृति ज्यादा विशाल है और भारत का ऐतिहासिक ज्ञान छोटा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे इतिहास के दायरे में बहुत सारी चीजें नहीं हैं, लेकिन संस्कृति के दायरे में हैं। इतिहास वाले सारे लोग यह कहते हैं कि राम कथा, कृष्ण कथा हमारे इतिहास का अंग नहीं है। ऐसा कहने के पीछे वह एक लॉजिक देते हैं। वह लॉजिक प्रमाणों पर जा टिकती है, स्रोतों पर जा टिकती है, वेरिफिकेशन पर जा टिकती है कि वेरिफिकेशन नहीं होता। इसलिए हम उसे इतिहास का तत्व शायद न माने। हालांकि आजकल दोनों तरफ संख्या मुझे लगता है कि ज़्यादा भारी ऐसे लोगों की हो गई है जो इन सारे कथा प्रसंगों को ऐतिहासिक मानने लगे हैं। फिर भी इतिहास के गंभीर अध्येता इस पक्ष में शायद ही खड़े होते हैं कि इस पूरे कथानक को, संस्कृत को इतिहास का हिस्सा मान लिया जाए। जो बात मैं कहना चाहता हूं
वह यह कि भले ही यह इतिहास के अंग नहीं है, यह कथानक इतिहास के अंग नहीं है, यह घटनाक्रम इतिहास का अंग नहीं है, इसका रचना काल इतिहास का अंग है। और चूंकि रचना काल इतिहास का अंग है, इसलिए इस कथानक की चीजें, इस कथानक की वस्तुएं हमारे संस्कृति का हिस्सा बन गई है। उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। एक लाइन यहां कह करके इस पहलू को छोड़ता हूं कि इन दोनों कथानकों में भी मेल जोल का परिदृश्य विद्यमान है। आप राम कथा पढ़ेंगे तो विभिन्न तरह के तत्व दिखेंगे जो आपस में बातचीत करते हुए दिखते हैं। बातचीत करते हुए आगे कथानक को बढ़ाते हैं। महाभारत का कथानक रामायण के कथानक से एकदम विपरीत जाकर के संस्कृति का निर्माण करता है। लेकिन रामायण की संस्कृति, रामचरितमानस की संस्कृति जो अगला संस्करण बना, और वह महाभारत की संस्कृति, दोनों मिल करके हमारी संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं। आज की स्थिति में हम यह दावे से कह सकते हैं कि भारत भूमि में रहने वाला हर व्यक्ति इस सांस्कृतिक अवधारणा से न केवल परिचित है, बल्कि उसके सामने नतमस्तक है, उसे मानता है। तो यह एक संस्कृति का पहलू है जो इतिहास से बड़ा है। इसमें भी सिंथेसिस ऑफ अपोजिट्स है, यानी विरुद्धों का सामंजस्य है, चीजों का मेल है। टॉपिक जो रखा गया मेल जोल, तो यह मेल जोल हमें दिखता है, वह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। दूसरी बात मैं यह कहना चाह रहा था कि जिसे हम भारतीय कहते हैं, वह भारतीय या भारत का शब्द भी एक विकास की अवधारणा से बनकर हमारे सामने आया है। हम भारत किसे कहते हैं? जो इतिहास बताता है, सही, हम बहुत देर में प्रचलन में आए। जो पहला उदाहरण बताते हैं जहां कि भारत का उल्लेख है, उसको कहते हैं कि विष्णु पुराण है। और हम सारे लोग जानते हैं कि विष्णु पुराण या सारे पुराणों की रचना गुप्तोत्तर काल में या गुप्त काल के आसपास हुई। वहां कहा जाता है कि जो देश समुद्र के उत्तर में है, हिमालय के दक्षिण में है, भारतम तद्देशः भारती तत्र संतति, यानी वह देश भारत है और उसकी संतान जो है वो भारती का है। मैं बता इसलिए रहा हूं कि इसके पहले जो नाम मिलता है, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, इस तरह के अलग अलग नाम मिलते हैं। उनके आधार पर हम एक विस्तृत लाइनेज देखते हैं। उस विकास क्रम में भारत का एक चित्र बनता है। सारे लोग जानते हैं कि आजादी के पहले जो भारत था, मुगल काल में जो भारत था, प्राचीन काल में जो भारत था, उसकी भौगोलिक सीमाएं डिफर करती रही। तो हम किसे भारतीय कहते हैं, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। एक अधिवेशन में मैं गया था, वहाँ विज्ञान के एक मुख्य वक्ता थे। उन्होंने सवाल उठाया कि आप लोग जो भारतीय इतिहास पढ़ाते हैं, वह भारतीय इतिहास है कहाँ? तो बात उनकी सही लगी कि हम नॉर्थ इंडिया का या नॉर्थ डोमिनेटेड हिस्ट्री पढ़ाते हैं।
हमारा ईस्टर्न एरिया, हमारा साउदर्न एरिया उसके एम्बिट से बाहर रहता है। तो अधिक इसके विस्तार में न जाकर मैं इतनी बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि भारत की अवधारणा भी बदलती रही है। जिसको कि हम भारत आज कहते हैं, वह भारत इस रूप में शायद कभी नहीं रहा पहले। उसकी धारणा बदलती रही। ये हमारी दूसरी बात। तीसरी बात कि संस्कृति, पहले मैं कह चुका लेकिन तीसरे बिंदु पर यह बात कहना चाहता हूं कि संस्कृति कहते किसको। यह सवाल मन में आना चाहिए कि व्हाट इज कल्चर। रामायण की सारी चीज कल्चर नहीं है, महाभारत की सारी चीज कल्चर का हिस्सा नहीं है। तो कल्चर है क्या? कल्चर किसी भी समाज के अंदर तक छिपे गुणों का समग्र रूप है, उसका एक सरल रूप है। तो इस परिभाषा के तहत कल्चर वही है जो हमें अच्छे गुणों से परिचित कराती है, अच्छे मूल्यों से परिचित कराती है। तो अच्छे मूल्य किसी एक समूह में हो, किसी एक समुदाय में हो, किसी एक समाज में हो, किसी एक भाषा भाषी समूह में, यह निश्चित नहीं। तो भारत की संस्कृति इस सब को मिला करके बनेगी। जितने समूह हैं, जितनी विविधता है, जितने क्षेत्र हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज भी वह विविधता है। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, हावड़ा स्टेशन पर रेलवे का अनाउंसमेंट समझने में भी दिक्कत आएगी। तमिलनाडु में अनाउंसमेंट समझ में नहीं आएगा। यह विविधता है, विविधता का इतना अधिक अंतर है। तो हमारा जो देश, जिसकी हमने सीमा अभी बताई आपको, उस सीमा के भीतर जाकर के भी बहुत सारा अंतर है। वह मेल जोल सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं है, वह मेल जोल भाषा के नाम पर, संस्कृत के नाम पर, पहनावे के नाम पर, खान पान के नाम पर भी दिखेगा। और उस पहनावे को हम अपनाते हैं। अभी एक हमारे मित्र कह रहे थे कि भारत की शादियों में जब जाइए, भारत में होने वाली शादियों में, तो व्यंजन बहुत तरीके के मिलते हैं। इतनी डिवाइस या इतने डिशेज, इतने तरह के खाद्य पदार्थ दूसरे देशों में नहीं मिलते। तो मैंने उनसे कहा कि भैया ऐसा है कि हमारा देश ऐसा है, हमारे देश की जलवायु ऐसी है, देश ऐसा है, हर देश के कोने में, देश के कोने में अलग अलग तरीके का खान पान है। जलवायु ऐसी है कि सीजन के अनुसार हमारा खान पान बदलता जाता है। और शादी ब्याह के समय हम यह चाहते हैं कि हमारा दक्षिण वाला खाना भी हमारी प्लेट में रहे, यानी सांभर इडली भी रहे। चाइना के प्रभाव से जो चाउमीन, बर्गर, मोमोज आया वो भी रहे, नाश्ते में ही रहे। और हम साउथ इंडिया के साथ साथ नॉर्थ इंडिया का व्यंजन, चावल दाल भी खाएंगे, पूड़ी सब्जी भी खाएंगे, चोखा बाटी भी खाएंगे, और कहेंगे कि सांभर मिल जाए या गुजरात का व्यंजन मिल जाए तो वह भी खा लेंगे। तो इस वजह से अगर डिश भारी हो जा रही है, प्लेट बड़ी हो जा रही है और वहाँ व्यंजन ज़्यादा दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके इस देश में व्यंजन ज़्यादा हैं। और उस व्यंजन में आपको सामंजस्य बनाना है, और सामंजस्य बना करके ही आगे बढ़ सकते हैं। ये हम तीसरी बात कहना चाहते हैं। चौथी बात यह कहना चाह रहे थे कि सर ने कहा, बालकेश्वर सर ने, कि आप मॉडर्न इंडिया की बात करी है। मैंने कहा कि ठीक भाई, मॉडर्न इंडिया के बारे में ही सोचा जाएगा। तो मॉडर्न इंडिया भी इस तरह की मिली जुली
संस्कृत इस तरह की विविधता का सबसे अधिक अच्छा समाहार प्रस्तुत करता है। सारे मित्र जानते होंगे कि हमारे मौलिक कर्तव्यों में यह जोड़ा गया है कि हम आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों का संरक्षण करेंगे। वह संरक्षण क्या है जानते हैं? वह संरक्षण यह है कि सारे धर्म के लोग, सारी भाषा के लोग, सारे क्षेत्र के लोग इस आंदोलन में सक्रिय हुए। उन्होंने कोई विभेद नहीं किया, सबने मिल करके लड़ाई लड़ी। कैदियों में अगर एक कैदी हथकड़ी की एक कटघरे में अगर हिंदू का हाथ था तो दूसरे हैंडल में मुस्लिम का हाथ था या किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ था। आज ही 19 दिसंबर को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह का शहीदी दिवस है। क्या यह तीनों नाम यह नहीं बताते कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, हमारा आज़ादी का आंदोलन विविधता के साथ, मेल जोल के साथ, एकता के साथ लड़ा गया था? बिल्कुल लड़ा गया था। उस मूल्य को आज भी सजोए रखने की जरूरत है और हम इसी आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। एक अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जब यह टॉपिक रखा गया तो जब मुझे जानकारी हुई कि मेल जोल की संस्कृत शब्द रखा गया है, मेरे दिमाग में तुरंत आया कि जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कह रहे थे, उसके लिए शायद सर ने दूसरा नाम तलाश लिया। अच्छा किया सर ने। आजकल साम्यवाद, पंथ निरपेक्षता, गंगा जमनी तहजीब कहने वाले निशाने पर हैं। नाम बदल करके वही काम करने की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना देश आगे चल नहीं सकता। कंपोजिट कल्चर की तलाश सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में नहीं करनी चाहिए। कंपोजिट कल्चर सिर्फ मध्यकाल की डिमांड नहीं थी। कंपोजिट कल्चर आधुनिक काल की डिमांड नहीं थी। कंपोजिट कल्चर हमारे प्राचीन काल की भी डिमांड थी और उस पर हम आगे आए थे। जितना खून खराबा हिंदू मुस्लिम के बीच हुआ, उससे कहीं अधिक खून खराबा हम लोगों ने अपने ही समुदायों के बीच संघर्ष करके बहाया है, किया। शैव वैष्णव का, शाक्त तांत्रिक का, अलवार नयनार का, हीनयान महायान का, तंत्रयान बौद्धयान का, इन सब का पूरा इतिहास देखेंगे, वहां संघर्ष भरा पड़ा। जब सिर्फ हिंदू ही थे, राम शैव वैष्णव थे और रावण शैव थे, तब भी संघर्ष चलता था। यस सर। तो यह बात दिमाग से निकालनी चाहिए कि सिर्फ मुस्लिम के आने से या मुस्लिमों के होने से ही संघर्ष है। संघर्ष हमारे समाज का एक अनवांटेड बट नेसेसरी एंड एसेंशियल एस्पेक्ट बन गया। हम किसी से नहीं लड़ते हैं तो अपने से ही लड़ते हैं। तो अपने से लड़ने की परंपरा को हमने बदल करके या उसको एक नया रूप दे करके क्या हासिल किया है, हासिल क्या हुआ? तो यह पहचान करनी चाहिए कि जिससे हम आगे बढ़ सकें, जिससे हम कुछ हासिल करें। मंजर भोपाली साहब एक मशहूर शायर हैं, उनकी 2 लाइन कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। वो कहते हैं कि राज करना है करो, आग लगाया न करो। राज करना है करो, आग लगाया न करो। धर्म के नाम पर हम लोगों को लड़ाया न करो। हम लोगों को लड़ना बंद कर देंगे, अपनी समस्याओं के बारे में सोचने लगेंगे,
देश तरक्की करेगा, देश 5 ट्रिलियन इकानमी बन जाएगा, देश विश्व गुरु बन जाएगा, लेकिन लड़ करके देश विश्व गुरु नहीं, विश्व शिष्य भी नहीं बन पाएगा। इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ज़्यादा समय शायद लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस विश्लेषणात्मक एवं तार्किक उद्बोधन के लिए You can do it. Success is your destiny. Stand up, never give up. Globalization of free education on YouTube.